लास्ट वीक मैंने आपको लिंक दिया था, ये मुझे असाइनमेंट प्रेजेंटेशन मिली है जो डाउनलोडेबल है, ये ज़्यादा इजी और क्लियर है। इसको मैं बाद में आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगी। इस चैप्टर में हमने नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर में इंपोर्ट कोटास पढ़ा था, अदर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर, न्यू प्रोटेक्शनिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये चीज़ें थी जो हमने टैरिफ और कोटा को पढ़ के इनका आपस में कंपैरिजन किया था, और ये कि इम्पोर्ट कोटा किस तरह से हर लिहाज से इम्पोर्ट टैरिफ के इक्विवेलेंट है और के कुछ उनमें जो डिफरेंस थे उनको हमने स्टडी किया था। इम्पोर्ट कोटा वर्सेस इक्विवेलेंट इम्पोर्ट टैरिफ में हायर डोमेस्टिक प्राइस देन टैरिफ एंड हायर डोमेस्टिक प्रोडक्शन देन टैरिफ इम्पोर्ट कोटा में ये था, जबकि इम्पोर्ट टैरिफ में हायर कंजम्पशन देन कोटा एंड हायर इम्पोर्ट्स देन कोटा। ये कंपैरिजन आप बुक से भी पढ़ेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये हमने डायग्राम की थी, इम्पोर्ट कोटा वर्सेस इक्विवेलेंट इम्पोर्ट टैरिफ। दैन इनके कंपैरिजन के बाद हमने वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट पढ़ी थी, जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को खुद प्रेशराइज करता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स जो हमारे लिए इम्पोर्ट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें। इसके अलावा थी टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एंड अदर रेगुलेशंस। इसमें इंटरनेशनल कार्टल्स भी थे, और इसमें एक चीज़ जो इधर यहाँ पे मिसिंग है, दैट वाज इंटरनेशनल कार्टल की एग्जांपल में भला हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी? इतने बच्चे और सब के माइक जो से मैंने फिलहाल ऑफ नहीं किए। आप में से कोई एक बच्चा तो ये बताए कि इंटरनेशनल कार्टल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? जी फिजा, आप बताएं। कोई बच्चा भी देख के नहीं आया? आपके सामने इस वक्त आपकी स्लाइड्स भी खुली हुई हैं, आप घरों में बैठे हैं, आपके पास बुक भी होंगी। कोई बच्चा मुझे देख के ये बताए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कार्टल में हमने क्या पढ़ा था, कि कौन सा कार्टल है विच इज़ वेरी फेमस। हर कंट्री जो भी उनकी प्रोडक्ट है, हर कंट्री को उसकी ज़रूरत होती है, पाकिस्तान भी खरीदता है। जब तक आप बताते नहीं आगे नहीं क्लास हो सकती। 36 बच्चे हैं इस वक्त क्लास में, किसी एक बच्चे को भी याद नहीं।
फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये सामने भी लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डंपिंग है जो इंटरनेशनली इलीगल है। तो अगर कोई कंट्री प्रूव हो जाए कि ये अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री में डंप कर रहा है, तो आप उस पे की इम्पोर्ट्स पे, उसके एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डंपिंग: persistent डंपिंग, sporadic डंपिंग एंड predatory डंपिंग। और इनमें से कोई भी फॉर्म अगर प्रूव हो जाए, और ये predatory डंपिंग इज द टेम्पररी सेल ऑफ अ कमोडिटी एट बिलो कॉस्ट और एट लोअर प्राइस, कि आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपनी कम्युनिटी बिलो कास्ट सेल कर रहे हैं। जबकि प्रीडेटरी डंपिंग में ये है कि आप उसको, पर्पज़ आपका ये है कि आप, परसिस्टेंट डंपिंग में ये है आप कंटिन्यूसली ऐसा कर रहे हैं। प्रीडेटरी में ये है कि आप फार्म प्रोड्यूसर को, जहाँ आप अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट से निकालना चाहते हैं, और जब आप उसको मार्केट से निकाल देते हैं तो उसके बाद आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं और आप डंपिंग ख़त्म कर देते हैं। एंड देन देयर इज़ स्पोरेडिक डंपिंग। स्पोरेडिक डंपिंग का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि आप अपने गुड्स की प्राइसेस जो सी हैं वो डोमेस्टिकली कम नहीं करना चाहते, तो जो भी आपकी आउटपुट एक्स्ट्रा जनरेट होगी आप उसे लोअर प्राइस पर फॉरेन कंट्री में सेल कर दें। डंपिंग की बेसिक डेफिनेशन मोनोपोली में उसे में आती है कि मोनोपोलिस्ट ये कर सकता है कि अगर टू डिफरेंट मार्केट्स में उसकी गुड्स की डिमांड की इलास्टिसिटी डिफरेंट है तो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। तो इंटरनेशनल डंपिंग ये है कि आप एक कंट्री जहाँ पे आप चीज़ प्रोड्यूस करें वहाँ पे हायर प्राइसेस आप चार्ज करें, और एक्सपोर्ट जो आप करें वो आप लोअर प्राइसेस पे करें। एक और फॉर्म जो ट्रेड बैरियर की है वो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडीज का तरीका क्या है कि आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो कि एक्सपोर्टेबल कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें आप सब्सिडी दे दें। उन्हें आप सब्सिडी दे दें, ये भी एक तरह की डंपिंग ही है। तो इस सिचुएशन में ये कि वो एक्सपोर्ट जो सी हैं कम, असल में उनकी इतनी कम्पेटिटिव है नहीं है, लेकिन आपने चूँकि उन्हें सब्सिडी दी है तो ऐसा प्रोड्यूसर जो लेस एफिशिएंट है वो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक्सपोर्ट सब्सिडी का ये होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एग्जांपल दी है, यूएसए और बहुत से कंट्रीज ये तरीका करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देते हैं जो कि काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे होता है, और उस लोन का पर्पज़ ये होता है कि आपने इस लोन से हमारी एक्सपोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट करनी है वो खरीदनी है। और सेम गुड आप डिफरेंट कंट्री से मंगा सकते हैं, तो आप सिर्फ उस कंट्री की यूज़ करेंगे जिसने आपको लोन दिए। दोनों सिचुएशंस में डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है आपका वो ज़्यादा प्राइस पे करता है, फॉरेन कंज्यूमर कम प्राइस पे करता है, और आपका प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करता है। तो इस सिचुएशन में प्राइस डोमेस्टिक रीजन से बढ़ जाती है जबकि फॉरेन कंज्यूमर के लिए नहीं बढ़ती, इसको हमने देखा था। ये सारी डिफरेंट फार्म्स हैं जिनका पर्पज़ असल में ये है कि वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि उनके लिए कोई रीजनिंग है कि इस रीज़न को सामने रखते हुए आप अपने एक कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट या अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने इन स्लाइड्स और उन स्लाइड को मिक्स करके, मतलब ये कि दोनों को यूज़ करना। आप इस स्लाइड में देखिए, आप सिंपल ये एक डायग्राम दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस थी वो सिर्फ उस स्लाइड्स में दी हुई थी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कि अगर ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोटा हम पढ़ रहे थे तो एक एक स्टेप जो उनसा ब्लू लाइंस वन बाय वन अपीयर होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। इसी तरह जहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज आती हैं वो भी इन स्लाइड्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो टॉपिक असल में हमने आज पढ़ना है वो इन स्लाइड्स में नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी स्लाइड्स डाउनलोड की हैं, तो वो मैं आपको क्लास के बाद व्हाट्सएप कर दूँगी। इसमें अब ये देखें कि अगर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ एन एक्सपोर्ट सब्सिडी है तो आपका ओरिजिनल दिया हुआ 3.5 प्राइस है, ई भी दिया हुआ है कि आपके पास बिफोर ट्रेड क्या सिचुएशन थी, एक्सपोर्ट्स है, और ये आपकी एक्सपोर्ट्स हैं 20 और 35 के डिफरेंस, यानी कि 15 यूनिट्स हैं। और अगर आप इसमें जब सब्सिडी देते हैं और प्राइस इंक्रीज होती है तो 4 है, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं वो ये जो बढ़ गई हैं पहले से ज़्यादा। तो इसलिए ये डायग्राम और ये स्लाइड जो सी है इसके लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी असल में हमने आज जो पढ़ना है वो था फॉल्सिस एग्रीमेंट
आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रोटेक्शनिज्म, देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स कि आप अपनी प्रोटेक्शनिज्म अपनी इकॉनमी को अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन बहुत से आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको कहते हैं फॉल्सियस। फॉल्सियस होता है जो चीज़ गलत हो, ठीक ना हो, उसमें कोई हकीकत ना हो, वो सिर्फ कहने की एक तरह का बहाना हो। तो ये एक विच आर द फॉल्सियस आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है कि ये जो मेन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक लेबर अगेंस्ट द चीप फॉरेन लेबर। कि फॉरेन लेबर जो गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं वो चीपर होती हैं, तो आपका डोमेस्टिक लेबर जो सा वो एक्सपेंसिव है। ये डेवलप्ड कंट्रीज की बात है, एक्सपेंसिव है, तो उसको डोमेस्टिक लेबर और एम्प्लॉयमेंट को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपका लेबर डोमेस्टिक जो है वो एक्सपेंसिव है, तो उसकी वेजेस ज़्यादा है, तो उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा भी, क्योंकि वो आपको आउटपुट भी उतनी ही दे रहा है। इसके लिए आपको फॉरेन से आने वाली इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि बजाय इसके कि आप अपने लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, आपकी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पॉसिबल है कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है कैपिटल इंटेंसिव गुड में, जबकि चीपर लेबर जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है डेवलपिंग कंट्रीज का। तो आप उनसे वो गुड्स इंपोर्ट करें, और वो गुड्स जो वो कंट्रीज यानी कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप वो उन्हें एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा, एक और फॉल्सी, ये नंबर वन था कि लेबर प्रोटेक्शन, ये फॉल्सीज आर्ग्यूमेंट है। सेकंड है साइंटिफिक टेरिफ, ये भी फॉल्सीज है। फॉल्सीज में वैलिड नहीं है इकोनॉमिकली, इसको आप नहीं समझ सकते कि वैलिड रीजन है ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की। साइंटिफिक टैरिफ ये है कि आप सिर्फ इतना टैरिफ लगाएं, इसके पीछे मतलब ये एक दलील है जो आपकी डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस बिल्कुल इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस के इक्वल कर दे। अब इसके फॉल्सियस होने की या इसके इनवैलिड होने की वजह क्या है कि हमने शुरू में ही से पढ़ रहे हैं कि ट्रेड किस चीज़ पे बेस करती है, प्राइस डिफरेंसेस पे। अगर आप इतना टैरिफ लगा दें इम्पोर्ट्स पे, उनकी प्राइस और आपकी डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है जो प्राइस डिफरेंस जो ट्रेड की वजह थी आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं। जब आप प्राइस डिफरेंस ख़त्म कर देंगे साइंटिफिक टैरिफ लगा के, तो फिर इसका मतलब है कि ट्रेड की तो कोई वजह ही ना रहेगी। दिस वुड एलिमिनेट प्राइस डिफरेंसेस एंड ट्रेड इन ऑल कमोडिटीज सब्जेक्ट टू सर साइंटिफिक टैरिफ। किस तरह ये ट्रेड को बिल्कुल खत्म कर देगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है पर आर्ग्यूमेंट फॉर प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इज नीडेड टू रिड्यूस डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू क्योर अ डेफिसिट इन द नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आप टैरिफ लगा लें, या दूसरी आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि आप अपने नेशन में डेफिसिट में जा रहे हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, आप उसे कम करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में जब आप टैरिफ लगाएंगे या आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ट्रेड की, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर होगा तो किसी और नेशन का खराब होगा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो किसी और नेशन में आपकी रिस्ट्रिक्शन से जब प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जिस भी नेशन को इफेक्ट होगा वो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी और अल्टीमेटली किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि इसके बजाय इसके कि आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करें, आप ये डोमेस्टिक फिनोमेना है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके लिए आप डोमेस्टिक पॉलिसी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करें, बजाय इसके कि आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करें। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने अभी पढ़े हैं ये सारे के सारे इनको कहते हैं फॉल्सियस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। बट देर आर सम आर्ग्यूमेंट्स जिनको कहते हैं कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको बेस बना के आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट या कॉमन जिसकी एग्जांपल दी जाती है वो है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। मतलब ये है कि आपकी कोई इंडस्ट्री है जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है और आप ये समझते हैं कि इसमें आपको कंपैरेटिव एज है, इससे जो प्रोडक्शन होगी वो फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री अभी न्यूली एस्टेब्लिश हुई है इसलिए कम्पीट नहीं कर पा रही, तो फॉर द टाइम बीइंग आप इसे टेम्पोरेरी ट्रेड प्रोटेक्शन दें, जिसको कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब वो इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, उस इन्फेंसी से निकल जाए और वो इकानमीज ऑफ स्केल अचीव कर ले, तो आप अपना टैरिफ वापस ले लें। लेकिन ये कि साथ ही जब वो इंडस्ट्री ग्रोन अप हो जाए, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, तो उसके रिटर्न्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि ड्यूरिंग द इन्फेंसी आपने जो उसको आर्ग्यूमेंट आपने उसको जो प्रोटेक्शन दी है उस पर जो भी फाइनेंस है उसको वो पूरा कर सके, वो आपने जो भी आपके उसके एक्सपेंसेस है आप उधर से फुलफिल कर सके।
अब इन्फेंट इंडस्ट्री जो सी है, इसके लिए आप ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ जी ये इन्फेंट इंडस्ट्री है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आप इसे प्रोवाइड करेंगे। इट रिक्वायर्स सेवरल क्वालिफिकेशन विच टुगेदर टेक अवे मोस्ट ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। इसके लिए सारे इतने पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर आप उन सबको कंसिडर करें तो फिर ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता। पहला ये है कि मोर जस्टिफाइड फॉर डेवलपिंग नेशन देन इंडस्ट्रियल नेशन की ये इन्फेंट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज का होता है, जबकि टैरिफ ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ने लगाए होते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये उनके लिए वैलिड नहीं है। सेकेंडली, इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच इंडस्ट्री क्वालिफाइज फॉर द प्रोडक्शन विच वंस गिवन इज डिफिकल्ट टू रिमूव। कि पहले ये आइडेंटिफाई करना कि ये इंडस्ट्री वाकई फ्यूचर में इतना फ़ायदा देगी कि आपको इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकेंडली, जब आप एक दफ़ा उनको प्रोटेक्शन दे देंगे तो उसको बाद में रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्रीज उसके अगेंस्ट उठ खड़ी होती हैं। इसके अलावा ये कि बजाय इसके कि आप ट्रेड प्रोटेक्शन यानी कि इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय आप ऐसा करें कि प्रोडक्शन सब्सिडी दे दें इन्फेंट इंडस्ट्री को, ताकि आप ट्रेड जो से उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें। लेकिन सब्सिडी देने में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं यानी कि टैरिफ लगाते हैं तो उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अगर आप सब्सिडी देते हैं तो उससे बजाय रेवेन्यू जनरेट होने की गवर्नमेंट को खुद कुछ ना कुछ अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स अवेलेबल हों। इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी आर्ग्यूमेंट। ये भी वैलिड है, मतलब एक इन्फेंट इंडस्ट्री है जो वैलिड है। सेकंड ये है कि ये क्या है कि अगर आप ये समझते हैं कि दूसरा कंट्री जो है वो भी आपकी एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो आप भी उनके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं और फिर ताकि आप उनके साथ बार्गेनिंग कर सकें कि फॉर द टाइम बीइंग कि अगर आपने हमारी पे लगाई है तो हम आपके पे भी लगा सकते हैं। इस सिचुएशन में आप उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटजी के तौर पे आप टैरिफ थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू पिक विनर्स एंड द डिवाइस अप्रोप्रिएट पॉलिसीज टू नर्चर दैम। कि ये कि जब आपने फॉर द टाइम बीइंग टैरिफ लगाया तो उस दौरान कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे आई हैं ताकि आप पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंगली बना सकें, उनको नर्चर कर सकें। एफर्ट्स लार्जली यूटिलाइज किया कि सारी इंडस्ट्रीज डिफरेंट कंट्रीज जो से हैं या नेशंस वो साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसीज के तौर पर टैरिफ अप्लाई कर दें तो उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। रिटेलिएशन इन अदर मार्केट्स में एलिमिनेट एनी। और फिर भी अगर इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ भी है तो हो सकता है कि जिन नेशन पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो या दूसरी कुछ मार्केट्स में आपके खिलाफ रिटेलिएशन हो तो आपका सारा वो जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। एक और जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये जोड़ा का राउंड आ गया, वो ये है कि वो इंडस्ट्रीज जो नेशनल डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है उन पे टैरिफ लगा के डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको सेव करना चाहिए ताकि वो डिफेंस के लिए आप अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। ये थे वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शनिज्म। यहाँ तक हमारे इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट फिनिश हो गया। यही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था। बाकी इसमें ये चीज़ें हैं जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। और इसमें यूरोप के डिफरेंट मीटिंग्स होती थी एवरी ईयर। 123 कंट्रीज के साथ जब इनकी एक मीटिंग हुई वो यूरुग्वे में हुई, उसको कहते हैं यूरुग्वे राउंड। ये 1986 में शुरू हुआ और विद कंप्लीट स्केड्यूल फॉर दिसंबर 1990 तक के लिए। तो इसमें जो डिफरेंट बातें थी, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें डिसाइड किया गया कि इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे और गेट को WTO में मतलब इसके एम्स क्या थे कि इस्टेब्लिश रूल्स फॉर मॉनिटरिंग protectionism, bring services, agriculture, and the foreign investment into negotiation, negotiate international rule for protect, ensure more timely decision and compilation of GATT ruling on dispute settlement. डिफरेंट कंट्रीज के ट्रेड के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए और ये कि प्रोटेक्शनिज्म को मॉनिटर किया जाए, कंट्रीज फालतू एक दूसरे के ऊपर टैरिफ ना लगाएं। दूसरा ये कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ 4.7% तक कम किए जाएंगे। इनकी एवरेज 4.7 से ज़्यादा नहीं होगी और मिनिमम 3% तक रखी जाएगी। द शेयर ऑफ गुड्स विद जीरो टैरिफ विल बी इंक्रीज टू 20 to 25 2% से लेके 40 to 45%। की ऐसी गुड्स का शेयर इंक्रीज किया जाएगा ट्रेड में जिन पे टैरिफ जिन पे ज़ीरो टैरिफ हो। और फार्मास्यूटिकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह पे
टैरिफ बिल्कुल रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जो टैरिफ है इनको लेस रिस्ट्रिक्टिव किया जाएगा, मतलब इन्हें डिक्रीज किया जाएगा। एंटी डंपिंग लॉज जो से इनको री निगोशिएट किया गया। और दूसरा ये कि एंटी डंपिंग, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डंपिंग अगर प्रूव हो जाए और सब्सिडी भी एक उसी तरह की फॉर्म है तो आप उस कंट्री की ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इसके प्रूव होने पे और फिर रिस्ट्रिक्शन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के दरमियान प्रॉब्लम होते हैं जो कि WTO ने सॉल्व करने होते हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि टफ रूल्स होंगे और जो भी प्रॉब्लम होंगे उन्हें ज़्यादा तेज़ी से या क्विकली सॉल्व किया जाएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ गार्ड जो साइंटिफिक रिसर्च पे बेस ना करते हों उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा बेटर तरीके से डिफाइन किया गया। और 10 ईयर फेज इन पीरियड फॉर पेटेंट और फार्मास्यूटिकल इन डेवलपिंग कंट्रीज को भी दिया गया कि 10 ईयर में आप ये पेटेंट जो से डेवलप करें फार्मास्यूटिकल्स के लिए। सर्विसेज को भी अंडर निगोशिएशन, सर्विसेज में भी आपको पता ट्रेड होती है तो इनकी डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन जो से उन्हें डेवलप किया गया। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी यूरोगाइड रोड की मेजर प्रोविजन ऑफ यूरोगाइड अराउंड दैट ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिसाइड किया गया कि WTO बनाई जाएगी, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड और गैट को ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद सारे जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं या जो भी ट्रेड के मामला हैं इंटरनेशनल लेवल पर WTO उनको देखेगी। इसके अलावा ये कि जो भी ट्रेड के डिस्प्यूट्स होंगे दे विल बी सेटल्ड बाय द वोट ऑफ 2/3 और 3/4 ऑफ द नेशंस रादर देन यूनानिमसली। बजाय इसके सारे के सारे क्या ये बजाय यूं डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होगा कि सब एक हक में हो, बल्कि 2/3 से लेकर 3/4 तक जो भी उनके किसी चीज़ की फेवर में होंगे लोग कंट्रीज तो उस रूल को पास कर दिया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यूरोगाई राउंड की जो थी वो यही थी कि WTO जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दोहा राउंड है नवंबर 2001 का। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में यही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और यूरोगाई राउंड की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें WTO की बुनियाद रखी गई और WTO की बनने की डेट प्लस उससे पहले गैट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। और इस चैप्टर में यही चीज़ें जो हमने करनी है इस स्लाइड्स में आपको भेज दूँगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी मीटिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है। बच्चों अपनी अटेंडेंस एंटर कर दें और 6 बजे एंड पे अटेंडेंस भेज दीजिएगा।